रहमान रहीम। आज हम स्पेशली अवामी प्रेस क्लब की टीम जो है डॉक्टर अमार साहब के पास आए हैं और यहाँ पर इनके साथ आज एक मुफस्सल गुफ्तगू होगी अपने THQ हॉस्पिटल के हवाले से। माशाल्लाह पिछले 2 साल से यहाँ पर बतौर MS अपने फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर अमार साहब, तो आएँ उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अमार साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर माशाल्लाह आप पिछले 2 साल से हैं, तो क्या समझते हैं कि तहसील हेडक्वार्टर जो है ये आपके आने से किस कदर बेहतर हुआ है? सबसे पहले भी तो मैं अवामी प्रेस क्लब की टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बड़ा कीमती टाइम निकाला हॉस्पिटल के लिए और हॉस्पिटल के कुछ बड़े अहम अमूर के बारे में तबादला ख्याल करने के लिए आपने टाइम निकाला। आपका बहुत शुक्रिया जी। मैं 8 अगस्त 2019 से एज MS इस हॉस्पिटल में तैनात हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पौने 2 साल के अरसे में मैंने इस हॉस्पिटल में कोशिश की है कि अपना 100% आउटपुट दूं और अच्छे से अच्छे तरीके से इस हॉस्पिटल को करप्शन फ्री करके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, जो हमारा स्टैंडर्ड्स का एक पैटर्न होता है हॉस्पिटल का, उसके मुताबिक इसको लेके चलूं। और मैं ये समझता हूँ कि अपनी बड़ी मेहनत से, अल्लाह ताला की मदद से, बुज़ुर्गों की दुआओं से, लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस हॉस्पिटल में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हमने टेकअप किया कि इस हॉस्पिटल में जो एक माफिया हमारे पास था, जो डिफरेंट किस्म की करप्शंस में और डिफरेंट किस्म की ऐसी चीज़ों में मुलव्वस था जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थी, उसका सफाया करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता हमने उस माफिया को क्लियर किया। अभी भी कुछ ऐसे अवामिल हो सकते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ भी हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला उनका भी मुकम्मल तौर पे हम सफाया करेंगे और हॉस्पिटल को बिल्कुल करप्शन डॉक्टर साहब, फ्री जैसे कि ना जानते हैं हम लोग कि ये तहसील हेडक्वार्टर जो है ये मेन GT रोड पर लाहौर से 26 किलोमीटर मरीद के शहर में हमारा ये तहसील वाक़या है। तो सर यहाँ पर ये एक बड़ी तहसील होने की वजह से यहाँ पे एमरजेंसी बहुत है, एक्सीडेंट बहुत हैं, तो उन सब को क्या आप हैंडल कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा जो आपको रेफ़र करना पड़ते हैं लाहौर? सर उसमें गुजारिश ये है कि 2 चीज़ें। सबसे पहले तो तहसील हेडक्वार्टर नो डाउट पंजाब का सबसे बड़ा तहसील हेडक्वार्टर है और 186 बेड्स पे मुश्तमिल है और उसका एक अलहदा से ट्रॉमा सेंटर भी है। तो ट्रॉमा सेंटर बनने के बाद अभी जब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दौर में नवंबर 2020 में इनागोरेट हुआ, तो उसके बाद जो है हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा सेंटर की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ों को हल करने में और मसाइल को हल करने में मदद मिली है। एक अलहदा से बिल्डिंग है, अभी उसका HR जो है वो हमें इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं अप्रूव हो जाएगी इस जुलाई तक, तो उसके बाद हमारा HR भी बढ़ जाएगा और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। लेकिन अभी भी मसाइल तो आते हैं। लोगों को सिर्फ एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सर ये THQ तहसील हेडक्वार्टर लेवल है। इस लेवल पे जो जो बुनियादी सहूलतें गवर्नमेंट दे सकती है तहसील हेडक्वार्टर लेवल पे, वो हमारे पास सारी सहूलतें अवेलेबल हैं। लेकिन कुछ ऐसी सहूलतें होती हैं जिनके फुकदान की वजह से, जिनकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से हमें पेशेंट्स को रेफ़र करना पड़ता है। और अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना श्योर हूँ कि अगर पहले हमारा रेफ़रल कह लें ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से 40% रेफ़रल था, तो अब वो मिनिमाइज़ होकर 20% पे तो ज़रूर आ चुका है जी। तो सर ये जो ट्रामा सेंटर पिछले 8 माह से आपने ऑपरेशनल किया है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि आप अभी तमाम एक्सीडेंट्स या रोड हादसात हैं उन पर अभी आप इतनी बिल्टी आ गई है हॉस्पिटल में, इतनी मतलब ये कह लें कि स्ट्रेंथ बन गई है कि वो इन चीज़ों पे काबू पा सकता है या पा लेता है? सर बिल्कुल, जो मेजर इंजरीज़ होती हैं वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की, अगर कोई फ्रैक्चर आ जाता है या फिर अगर हमारे पास कोई डिसलोकेशन आ जाती है या कोई सुपरफिशियल इंजरी आ जाती है, तो उसको तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 100% कोप कर लेते हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम उस वक्त फेस करना पड़ता है जब हेड इंजरी आती। सर की चोट में CT स्कैन करना नागुज़ीर है। जब तक CT स्कैन नहीं होता हमें नहीं पता चल सकता कि क्या दिमाग में कोई चोट आई है या नहीं आई, क्या दिमाग में कोई खून तो नहीं जम गया या दिमाग से कोई खून रिस तो नहीं रहा और पेशेंट क्रिटिकल ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं CT स्कैन के लिए पेशेंट को ज़रूर रेफ़र करूँगा। सर आपकी बात सही कि CT स्कैन नहीं है, मेन रोड पर होना और पंजाब की सबसे बड़ी तहसील होना, तो क्या कोई स्पेशली डॉक्यूमेंट साइन करके गवर्नमेंट या मतलब जो आपके आला लोग हैं
मतलब डीसीओ साहब बैठे हैं या आपके ईडीओ साहब हैं हेल्थ के या सेक्रेटरी हेल्थ हैं, तो उनसे स्पेशली करके कि आप, क्योंकि बहुत बड़ी तहसील भी है और रोड जीटी रोड भी इससे गुजरता है और एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत तादाद ज़्यादा है, तो क्या इसकी सहूलत को स्पेशली आप नहीं ले सकते? क्या वजह है कि इस पर सीटी स्कैन नहीं यहाँ आ सकता? गुजारिश ये है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी तहसील सबसे बड़ी तहसील है, हॉस्पिटल सबसे बड़ा है। हमने अपनी रिक्वेस्ट भी फॉरवर्ड की हुई है कि हमें सीटी स्कैन प्रोवाइड किया जाए और हमारी इंशाल्लाह सुनवाई भी हो जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी डिले आ रहा है। मेरी तरफ से हमारे सीओ साहब जो कि बड़ी शफीक इंसान है और बड़े मेहनती इंसान है और उनका बड़ा कोऑपरेशन है हमारे साथ, तो उन्होंने भी ये लेटर को सेक्रेटरी साहब के पास फॉरवर्ड किया हुआ है। तो जाहिर है परचेजिंग का एक प्रोसीजर है और उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है, तो हम वेट कर रहे हैं कि अल्लाह करे हमारी सुनवाई हो जाए, हमें सीटी स्कैन मिल जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें इस बारे में कोई इतला नहीं दी गई। तो इसके अलावा सर और क्या बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनका फुकदान है हमारे THQ में, जो हमारे इस चैनल की वसादत से आप लोगों को बताना चाहें, यहाँ पब्लिक को बताना चाहें या मीडिया की मदद से दूसरे लोगों को पता चले जो हाइपर होते हैं ख़ास तौर पर कि ये हमारा काम नहीं हो रहा, ये हमारा काम नहीं हो रहा, आप कहते हैं कि या इसके महदूद है, इसके जो है ना वो कह लें फैसिलिटीज़ महदूद हैं, आपको जो है ना वो पेशेंट रेफ़र करना पड़ता है, लेकिन जब पेशेंट आता है तो वो अपने पेशेंट को सारी सहूलत चाहता है कि यहाँ पर डॉक्टर जानबूझकर नहीं दे रहे। सर इसमें मैं फिर ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इसको तहसील हेडक्वार्टर लेवल पे ही लें। जो सहूलतें तहसील हेडक्वार्टर लेवल पे मुयस्सर आनी चाहिए वो सब की सब सहूलतें हमारे पास मौजूद हैं, बल्कि कुछ तहसील हेडक्वार्टर्स अगर आप चाहें विज़िट करें, इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं दे रहे जितना तहसील हेडक्वार्टर मुरीद के आउटपुट दे रहा है। अभी मैं पीछे डाटा देख रहा था कि डाटा में तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के पास 6 गायनाकोलॉजिस्ट हैं और हमारे सिजेरियंस जो हैं वो तकरीबन महीने के 120 से 130 सिजेरियन हो रहे हैं। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरीज तकरीबन 200 के करीब हो रही, और इसके अलावा हम इस छोटा ऑपरेशन जिसको आप कहते हैं फिर डिफरेंट किस्म की और औरतों के मसाइल होते हैं, तो वो सब की सब हमें सहूलतें मुयसर हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे आता है कि ये तहसील हेडक्वार्टर लेवल है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास फिर भी कमी बेशी रह जाती है जो आपको म्यू हॉस्पिटल में अवेलेबल हो सकती है, गंगाराम में, लेडी एचिसन में, क्योंकि वो एक टर्शरी केयर के यूनिट्स हैं। तो अपने तहसील हेडक्वार्टर के लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारी टीम, मैं और हमारा हॉस्पिटल पूरी तरह से 100% अपना आउटपुट दे रहे हैं। जी सर, अमूमन ऐसे अदारों में सियासी मदाखलत बहुत होती है। हमारी इलाकाई जो सियासी लोग हैं या मतलब मुख्तलिफ MNA हजरात हैं या MPA साहब हैं, तो क्या है कि इसमें आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आपको मदाखलत देते हैं या मतलब आपका अच्छा कॉपरेट चल रहा है या मतलब सही तरीके से काम हो रहा है? जी, टू बी ऑनेस्ट कोई इतनी ज़्यादा हमें हर्डल्स फील नहीं होती क्योंकि हॉस्पिटल्स जो हैं वो पंजाब लेवल के होते हैं, पंजाब गवर्नमेंट के होते हैं, उसको बेसिकली हमारे MPA साहब खुर्रम एजाज चट्टा साहब डील कर रहे होते हैं। तो इंतहाई कोऑपरेटिव, शफीक और गाइडेंस देने वाले हमारे MP, और उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं। हॉस्पिटल के लिए जितनी एफ़र्ट वो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उतनी एफ़र्ट शायद हम भी ना कर रहे हों, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास जो रिसोर्सेज आएंगे हमने उन्हें यूटिलाइज़ करना है, लेकिन रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवाना ये पॉलिटिशियन का काम। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने MPA साहब का भी कि वो बड़े अच्छे तरीके से इन हॉस्पिटल के मामलात को इंटरफेयर किए बगैर इसकी प्रोग्रेस की तरफ, इसकी बेहतरी की तरफ हमेशा वो हमें गाइडेंस भी देते रहते हैं, कोशिश भी करते रहते हैं और बड़ा पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं। बाकी जहाँ तक सियासी मुदाखलत की बात है तो ज़ाहिर है ये इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब कि आपने इन चीज़ों को हैंडल करना है, इन चीज़ों को मैनेज करना है, तो वो हम कर रहे हैं। अल्लाह सर, जब आपने हॉस्पिटल को बतौर MS ज्वाइन किया तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको यहाँ पे क्या नज़र आया था? जब आपने सीट पे आकर बैठे तो ये बड़ा चैलेंज था? सबसे बड़ा चैलेंज तो इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग थी। 2 किस्म के चैलेंजेस बड़े थे मेरे पास, एक तो माफिया को कंट्रोल करना, दूसरा डायलिसिस सेंटर, और थर्ड जो हमारा था उसमें हमारे पास ट्रॉमा सेंटर था। ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग अभी बन रही थी और उसके इनागुरेशन का कोई समझ नहीं लग रही थी क्योंकि बड़ा स्लोली प्रोसेस हो रहा था, और डायलिसिस सेंटर में पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा था। हमारे पास सिर्फ 5 बेड्स थे और पेशेंट जो थे क्यू में तकरीबन 150 से 200 थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोनों चीज़ों को मैनेज किया है, माफिया को भी अल्हम्दुलिल्लाह इरप्ट किया है,
इसके अलावा हमने डायलिसिस को 15 मशीन्स तक ले गए, पहले एक शिफ्ट चलाई, फिर उसके बाद अब 2 शिफ्टें चला दी। टोटल 90 मरीज़ हम डायलिसिस के मैनेज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर भी इनागोरेट हो गया, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हमारा हॉस्पिटल बड़े अच्छे तरीके से तरक्की की राह पर काम। डॉक्टर साहब, आपने इसी गुफ्तगू में 2 बार 3 बार माफिया का नाम लिया है। अगर मैं थोड़ा सा इसको बेहतर जानने की कोशिश करूं या बेहतर आप बयान करें, तो ये माफिया आप किसको कहते हैं? किस तरह, किस किस्म का माफिया मुतहरक था आपके आने से पहले हॉस्पिटल सर में? देखिए, डिफरेंट किस्म के लोग इसमें पहले इन्वॉल्व होते हैं, वो किसी एक और लॉबी का हिस्सा होते हैं। वो लॉबी एक स्पेसिफिक अज़ाइम पे काम कर रही होती है। लाइक हमारा मेडिको लीगल का काम था, उसमें बड़े हमें प्रॉब्लम्स आती थी। लोग फैब्रिकेशन और 2 नंबरी जिसको आप कहते हैं, उसमें मुलव्वस थे। इसके अलावा और भी लोगों से पैसे लेके कोई और सर्टिफिकेट बना देना या कुछ इस किस्म के काम करना, लोग उनमें मुलव्वस थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको कॉप किया और उनकी ट्रांसफ़र्स करवाई हैं, और अब हमारा हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से स्मूथली फंक्शनल है और मेरिट पे काम हो रहा है। ये तो डॉक्टर साहब इसका हो गया कि एक चैलेंज मैंने आपको पूछा कि जब आप आए इस सीट पे आपने बैठे ज्वाइन किया बतौर एमएस तहसील हेडक्वार्टर मरीदके को, तो आपको ये चैलेंजेस थे कि आपकी ड्रामा सेंटर की बिल्डिंग बनी थी, ऑपरेशनल नहीं था, और आपने मतलब माफिया को निकाला। लेकिन अभी तक जो आपके सामने चैलेंजेस नज़र आ रहा है, जो आप इंदा आने वाले चंद माह में या चंद दिनों में करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वाले नाजरीन वो भी सुने कि जो आप करना चाह रहे हैं, जो आपके और आपको एक टारगेट लग रहा है। जी बिल्कुल, मुझे टारगेट ये लग रहा था कि अब हमने अपनी सर्जरीज प्रॉपर स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो ये था कि हमारे पास सर्जन साहब एक थे, हमने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह अब 2 सर्जन्स हैं। एनेस्थेटिस्ट हमारे पास 3 हैं। पहले 1 ऑपरेशन थिएटर चल रहा था, अब 2 ऑपरेशन थिएटर अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर फंक्शनल हैं। बस अब हमने इसको मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाना है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट हों। मैं आगे अभी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक खुशखबरी ये भी सुना रहा हूँ कि अगले महीने से हमारे ENT स्पेशलिस्ट जो हैं, नाक कान गले वाले जो हमारे सर्जन साहब हैं, वो प्रॉपर अपनी नाक कान गले की सर्जरियाँ स्टार्ट कर देंगे। उससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सारे अरेंजमेंट्स कंप्लीट हैं, अब उसका बस हमने एक दुआ पढ़नी है और इंशाल्लाह सर्जरीज़ को हमने स्टार्ट कर देना है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट लैप कोली की तरफ, मतलब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की तरफ जाएंगे, जिसको हम सुचरलेस टांके के बगैर कैमरे वाली सर्जरी कहते हैं। और एक हमारा मेन चैलेंज है कि हमने इस हॉस्पिटल में नर्सरी को बनाना है। नर्सरी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे फीमेल जिनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड होती है, और नर्सरी ना होने की वजह से आगे बड़े हॉस्पिटल्स में हमें उन्हें रेफ़र करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह ताला ये 2 मेजर हमारे काम है, और नर्सरी सबसे इम्पोर्टेंट। बहुत खुशी की बात है कि हमारा तहसील हेडक्वार्टर जो है ये आगे बहुत अच्छी अचीवमेंट कर रहा है। बगैर टांके के जो सर्जरी होगी कैमरे के साथ, और डॉक्टर साहब ने नर्सरी का बताया, तो सर ये कब तक मतवक्को है कि ये जो आपकी ये गोल है ये आप अचीव कर लेंगे? जी, कोशिशें पूरी जारी हैं। हमारा पेपर वर्क अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। इस बारे में अभी हमें परमिशन मिलनी है और नर्सरी का इक्विपमेंट आना है। इस बारे में दोबारा से MPA साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लिया इस चीज़ में, और हमें इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे फ़ंड्स भी देने जा रहे हैं, जिससे हॉस्पिटल की रेनोवेशन भी दोबारा से होगी। इसमें रेनोवेशन में बताता चलूँ कि वाशरूम्स वगैरह लग्जरियस वाशरूम हम बनाने जा रहे हैं, वार्ड्स को लग्जरियस करने जा रहे हैं, और भी हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो लॉन्स हैं उनको लग्जरियस करने जा रहे हैं। तो आप इंशाल्लाह अगले 5 से 6 महीने में एक वाज़ेह डिफरेंस देखेंगे। पहले अभी भी काफ़ी डिफरेंस है आज से 2 साल पहले और अब का, और इंशाल्लाह अब और अगले 6 महीनों का भी वाज़ेह डिफरेंस आएगा। तो इसमें नर्सरी के बारे में मैं कहता चलूँ तो इंशाल्लाह 6 महीने तक अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया, तौफीक दी, तो ये दोनों काम हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सर, जो लोग आपके पास मरीज़ आते हैं, मरीज़ होते हैं, उनके लवाहकीन होते हैं, उनके बिहेवियर पर और अपने स्टाफ के बिहेवियर पर आप कोई मुफस्सल गुफ्तगू हमारे नाजरीन को बताना चाहें या कोई लेसन देना चाहें कि जब वो हॉस्पिटल आते हैं तो उनका रवैया कैसा होना चाहिए और डॉक्टर हजरात का रवैया कैसा होना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं तो हमेशा अपने डॉक्टर से ये कहता हूँ कि आप लोगों के पास पेशेंट अपना दुख, अपनी तकलीफ़ लेके आता है, तो आप लोग अगर उनसे अपना सिर्फ़ और सिर्फ रवैया ही ठीक कर लें तो आधा पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाता है। तो इसमें मैं सब डॉक्टर से ये गुजारिश करता रहता हूँ, अक्सर व बेशतर उनको बुला के मैं सेशंस भी लेता हूँ। इस हवाले से अपने डॉक्टर्स को तो बहुत तलकीन करता हूँ कि टेम्पर्ड रहें, कूल रहें, काम रहें। कई दफ़ा हमें ऐसे पेशेंट्स का सामना करना पड़ जाता है जो बल्कि अक्सर औकात ही ऐसा होता है जो अग्रेसिव नेचर के होते हैं, जिनकी डिफरेंट कंप्लेंट्स होती।
तो पेशेंट्स को मैं यही मैसेज देता हूँ कि अगर आपकी कोई कंप्लेंट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, मेरे दरवाजे खुले हैं। आप किसी भी टाइम आके ऑफिस टाइमिंग्स में मुझे कंप्लेन करें, मुझसे अपने मसले को डिस्कस करें, इंशाल्लाह ताला मैं उसको सॉल्व आउट करूँगा। बस मेरी ये गुजारिश है कि आप लोगों का हॉस्पिटल है, हम भी आपके हैं, डॉक्टर्स भी आपके हैं, तो इन लोगों से ऐसे ही बिहेव करें जैसे घर में आप अपने बहन भाइयों से बिहेव करते हैं, अपने वालिदैन से बिहेव करते हैं, अपने बच्चों से बिहेव करते हैं। अगर इस तरह से म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसाइल नहीं आएंगे। यहाँ पर आउटडोर में, क्योंकि ये जैसे कि 2-3 बार हम कह चुके हैं, पंजाब का सबसे बड़ा तहसील हेडक्वार्टर है हमारा ये एरिया, तो आबादी भी उस लिहाज से बहुत ज़्यादा होगी, तो तकरीबन आउटडोर में कितने पेशेंट आ जाते हैं डॉक्टर साहब? टोटल मैंने पिछले 6 महीने का एस्टिमेशन निकलवाया था, तो आउटडोर में हमारे पास तकरीबन 4 to 5,000 पेशेंट डेली है, और इसके अलावा 3 to 4,000 पेशेंट हमारे पास एमरजेंसी में भी आ जाता है। तो हमारा टोटल 7 to 8,000 पेशेंट पर डे बन जाता है तकरीबन। और अगर हम मंथली बात करें तो 20 to 25,000 पेशेंट पर डे बन जाता है, क्योंकि 4 छुट्टियाँ आ जाती हैं उसमें इतवार की। तो 20 to 25,000 पेशेंट पर मंथ जो है वो हम कवरेज दे रहे हैं जी। इसमें अभी जो आपने थोड़ी देर पहले खुर्रम एजाज चट्टा साहब जो MPA हैं माशाल्लाह हमारे, उनका जिक्र किया, उनके आपने स्पेशल फ़ंड का एक दिन जिक्र किया था, तो मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त आज हमारे इस इंटरव्यू की वसादत से उस पर भी आप एक मुफस्सल रोशनी दे दें कि वो स्पेशली जो आपको मिल रहा है। पाइपलाइन में है। मैंने पहले जैसे गुजारिश की कि चट्टा साहब जो हैं वो बड़े कोऑपरेटिव हैं और हॉस्पिटल के बारे में बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। इंशाल्लाह ताला हमें जल्दी ये चीज़ें मिल जाएंगी इंशाल्लाह होपफुली, तो हॉस्पिटल में इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी उसकी वजह से। स्पेशली एक बार मैं फिर कहूँगा कि जो लोग आपके पास बतौर पेशेंट आते हैं, आपको उनके साथ उनके बाज़ात यानी कि उनकी तकलीफ़ होती है, उनके बाज़ात बुरे रवैये होते हैं, उनको भी आपने फ़ेस करना होता है, तो उनको ख़ास तौर पर आज के दिन जो है ना वो स्पेशली आउटडोर पे आते हैं या इमरजेंसी में आते हैं, तो उनके लिए कोई स्पेशल बात आपने डॉक्टर के हवाले से ज़्यादा बात की है, लेकिन जो पेशेंट्स आते हैं उनके हवाले से बहुत कम बात की है, जिनका रवैये आपके डॉक्टरों को फेस करना पड़ते हैं। जी बहुत ज़्यादा ऐसे हमारे साथ मसाइल हो जाते हैं कि पेशेंट्स जो हैं वो बड़े अग्रेसिव नेचर के आ जाते हैं। बाज़ औक़ात पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि हमने लाइन में नहीं लगना, जो कि ज़ाहिर है अब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसमें प्रोटोकॉल्स को तो हम इतना मैनेज नहीं कर सकते, आपको अपनी बारी से ही करवाना। बाज़ पेशेंट्स का प्रॉब्लम पर्ची पे आ जाता है, बाज़ पेशेंट्स का फिर डॉक्टर को फेस करके फिर एक बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने वो मेडिसिन जो हमें प्रिस्क्राइब की है वो कुछ शायद हो सकता है एक आधी गोली आउट ऑफ हॉस्पिटल भी दे सकते हैं, जो कि लाहौर में भी ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो अच्छे तरीके से हमें मैनेज नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस तरह का कोई मसला होता नहीं, जब हम डॉक्टर से पूछते हैं हमें पूरा ब्रीफ करता है कि इस पेशेंट का ये मसला है, इसके हमने ये लैब्स लिखी हैं, ये इसके फ़ंड, ये सारा इसका ये ट्रीटमेंट प्लान है, तो उसमें सारा हमें समझ आ जाता है कि डॉक्टर अपने राइट पे है। लेकिन फिर पेशेंट को गाइड करना, उसे कंसोल करना, उसे समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेशेंट जो है वो बड़ा अग्रेसिव होता है और वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो मैं यही गुजारिश सब लोगों से करूँगा कि तहसील हेडक्वार्टर मुरीद की पूरी टीम सिर्फ आप लोगों को सर्व करने के लिए बैठी है। अगर इस हॉस्पिटल से हम पेशेंट को माइनस कर दें तो हम सब भी माइनस हैं, कोई फ़ायदा नहीं हॉस्पिटल का। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, आप लोगों का है। हमें आप अपना भाई समझें, बच्चे समझें और हमसे ऐसे ही बिहेव करें जैसे अपने भाई बच्चों से करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं आएगा। और अगर हम आपको कोई चीज़ समझाना चाहें, कोई चीज़ बताना चाहें, तो काइंडली उसको फॉलो करें। डॉक्टर अमार साहब के साथ है जो MS तहसील हेडक्वार्टर मरीद के हैं, उनके साथ बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई जब से वो यहाँ पर आए हैं, और हम इंशाल्लाह ताला तवक्को करते हैं कि वो इसी तरह इस हॉस्पिटल को अपनी कह लें कि एडमिनिस्ट्रेशन में इसी तरह जो है ना वो दिन दुगनी रात चुगनी इसकी तरक्की के लिए कोशिशां रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला हम सब इनके हामियों नासिर हैं। अल्लाह ताला आप सबको खैर व बरकत दे। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी बेगम साहिबा बताएं क्या क्या लेकर आऊं? सब्जी, एक ब्रेड और 2 दर्जन अंडे ले आना। बेगम साहिबा गोश्त लेकर नहीं आना? ब्रायलर मुर्गी का गोश्त लेकर आना। वो इसलिए क्योंकि ब्रायलर मुर्गी का गोश्त हमेशा सस्ते दाम में दस्तयाब होता है और जायके में भी बेहतरीन होता है। लेकिन कुछ नहीं, हमारी बेगम बहुत समझदार हैं।
ये मेरा और मेरे बच्चों की सेहत का हमेशा खास ख्याल रखती हैं। इसीलिए सारी दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाता है। ब्रॉयलर चिकन प्रोटीन से भरपूर और जूद हजम भी है। इसमें विटामिन B3, B6, B7 और B12 के साथ साथ जिंक और आयरन भी है, जो कि इंसानी सेहत के जामिन है। ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त बढ़ते हुए बच्चों, हामला खवातीन, बुजुर्गों और बीमारों के साथ साथ खवातीन के बालों और नाखूनों के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके साथ साथ मुर्गी के अंडे में पाए जाने वाले ग़िज़ाई अज्जा की वजह से इसको सुपर फूड भी कहते हैं। दाल, सब्जी और तरह तरह के खानों में भी मुर्गी का गोश्त पकता है। ब्रॉयलर चिकन खाइए, लज्जत और सेहत एक साथ पाइए। क्योंकि ब्रॉयलर मुर्गी और अंडे की पैदावार में किसी भी मरहले पर हार्मोन्स और स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मुर्गियों की खुराक में 60% ज़रूरी अजनास बशमूल मकई, चावल और बाजरा, 30% सोयाबीन, कैनोला और सनफ्लावर मील और 10% अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स और मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। हम बना रहे हैं सेहतमंद पाकिस्तान।